नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्त आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेमेस्टर 4th है, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। दोस्त DU से कर रहे हो, आप इग्नू से कर रहे हो, भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, दोस्त सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। तो अब आपको देखना है कि आपका यही सिलेबस है जो आज मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्त सबसे पहले आपको समझना है कि यहाँ पर मैं आपको वो पहले नेम बता दूँ कि 4th सेमेस्टर के अंदर आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। बच्चों को अपने सब्जेक्ट्स तक नहीं पता, और ये सभी सब्जेक्ट्स आपके फी रिसिप्ट में भी लिखा होगा जो DU के स्टूडेंट्स हैं, चाहे रेगुलर के हो या ओपन के हो या NC वेब के हो या इग्नू के हो। सबसे पहला जो आपकी बुक होगी दोस्त वो ये होगी जिसका नाम है पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशंस इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। इसको हिंदी में कहते हैं तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक प्रक्रियाएं और संस्थाएं। ये हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट है। ये ऑनर्स वालों का सब्जेक्ट है, प्रोग्राम वालों का नहीं। प्रोग्राम वालों को अलग है, उसकी बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। एंड सेकंड जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो है पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इसको हिंदी में कहते हैं हम भारत में सार्वजनिक नीति और प्रशासन। एंड जो हमारे पास थर्ड जो सब्जेक्ट है उनको कहते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स, वैश्विक राजनीति। एंड जो फोर्थ है वो विधायी आचरण और प्रक्रियाएं। इसके बाद जो एक एडिशनल सब्जेक्ट होता है उसमें आपने हिंदी चूज़ किया है, जैसे कि हिंदी का परिदृश्य ये लिया है आपने, या इंग्लिश लिया है, दैट्स अप टू यू, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट्स आपके कंपलसरी हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर 4th के अंदर। दोस्त एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, अभी मैंने आपको पता होगा कि मैंने सारी सब्जेक्ट्स कह रहा हूँ। जब भी हम क्लास 12th तक पढ़ रहे होते हैं तो चीज़ों को हम सब्जेक्ट्स कहते हैं। हमारे पास हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, जब ग्रेजुएशन में आ जाते हैं उनको हम पेपर कहते हैं। ठीक है, पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 5 पेपर हैं ऑनर्स के अंदर सेमेस्टर 4th में। 4 ये हो गए, एक एडिशनल आपके पास हिंदी इंग्लिश है, वो आपको पता होगा। ठीक है, तो इन चारों की आज मैं बात करूंगा। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक मान लो सबसे पहला पेपर जो हमारा कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव वाला, इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है। एंड जो आपका नेक्स्ट है पब्लिक पॉलिसी, इसमें आपको क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, हमें ये पता होगा। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता देता हूँ आज की इस वीडियो में, ताकि आपका सब कुछ कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और फाइनली आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर भी करो। मैं आपको ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊँगा एग्जाम्स के लिए, सभी चैप्टर्स को भी अच्छे से समझा दूंगा, ताकि आपका ये ऑफलाइन का दोस्त जो एग्जाम से वो बहुत बेहतर तरीके से जाए। और दोस्त आपको टेंशन नहीं लेना, आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा अपने इस लाइव क्लासेस के अंदर उतना ही आपको पढ़कर जाना है, बस इनफ है दोस्त आपको 70 to 80% लाने के लिए। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम समझते हैं अपना सबसे पहला पेपर जो कि हमारा पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। तो पहला हम समझते हैं पहला जो पेपर, ये जो पहला है हमारा, इसके अंदर हमारे पास ये टॉपिक्स है, यानी कि आपको ये टॉपिक्स इसमें पढ़ना है। सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं हम। सबसे पहले जो हमारा जो चैप्टर है दोस्त, ये आपको पता होना चाहिए, वो है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ये हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर है, और फर्स्ट चैप्टर मतलब फर्स्ट यूनिट है, और इसके अंदर हमें सब पार्ट्स दिए गए हैं, जैसे कि यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम। ठीक है, यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं एकात्मक एवं संघात्मक सरकारें। एकात्मक और संघात्मक आपने पढ़ा होगा इस पॉलिटिकल साइंस के अंदर। एकात्मक मतलब होता है यूनिटरी सिस्टम, और जिसके अंदर क्या होता है कि जो सेंट्रलाइजेशन सिस्टम आपने सुना होगा, जिसमें क्या होता है ना, जैसे कि जो गवर्नमेंट है वो एक ही हाथ में हो, यानी कि उस देश का राजा एक ही हो या शासक एक ही हो, यानी कि पावर डिस्ट्रीब्यूट ना हुआ हो, उसको हम कहते हैं यूनिटरी सिस्टम। एंड नेक्स्ट है संघात्मक, ये डैट मीन्स फेडरल सिस्टम, जहाँ पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हो। सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार, उसके बाद भी कोई गवर्नमेंट हो, जैसे कि इंडिया में लोकल बॉडीज़ भी है, पंचायत गवर्नमेंट भी है। तो भारत में 3 टायर पे सिस्टम क्या है, गवर्नमेंट या पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है, तो उसको बोलते हैं फेडरल सिस्टम। तो पहला हमारा चैप्टर ये है फर्स्ट यूनिट के अंदर। तो फर्स्ट यूनिट में हमारे 2 चैप्टर हैं। सेकंड है हमारा प्रशासन के प्रकार, यानी कि जो गवर्नमेंट है, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट भी इसको कहते हैं, या रिजिम्स टाइप्स कहते हैं, जिसमें हमारे डेमोक्रेटिक्स, अथॉरिटेरियन है ना, एंड पॉपुलिज्म एंड टोटलिटेरियन, जिसके अंदर हमारे जो टोटल है लोकतांत्रिक यानी लोकतंत्र, सत्तावादी, लोक लुभावनवाद और अधिनायकवाद। इन 4 कंसेप्ट को समझना है। एग्जाम में दोस्तों जो ज़्यादातर क्वेश्चन आता है वो अधिनायकवाद पे आता है और सत्तावादी पे आता है। तो दोस्त जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको अभी साथ साथ बताता हुआ चलता हूँ, ताकि आप मेनली उस पर ही फोकस करो, और जब मैं क्लासेस में पढ़ाऊँगा आपको तो आप इन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करके चलो। और जो मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट बताया, इसके अंदर एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि एकात्मक और संघात्मक में क्या अंतर है, आपको अंतर बताना होता है। डैट मीन्स यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम के बीच में आपको डिफरेंस बताना होता है।
क्लियर है? तो हमारा फर्स्ट यूनिट है जो टॉपिक है खत्म। सेकंड यूनिट पे हम आते हैं। सेकंड यूनिट जो हमारा टॉपिक है मैं आपको पहले ये बता दूं। देखिए दोस्तों, सेकंड यूनिट में हमारा क्या है पढ़ना है, हमें इलेक्टोरल सिस्टम हमें पढ़ना है, यानी कि जो इलेक्शन का जो प्रोसेस होता है हमें वो पढ़ना है, जिसमें हमें देखना है इसका डेफिनेशन क्या होता है चुनावी प्रणाली का। चुनाव की प्रणाली आपने देखा होगा, जिसमें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम या समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली आपने देखा होगा, हस्तांतरित मत प्रणाली आपने जो नाम सुना होगा, ये सारे नाम अगर आपने नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं, मैं आपको दोस्तों सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं आपको जीरो से स्टार्टिंग करवाऊंगा ताकि आप जीरो से हीरो बन जाओ इस सब्जेक्ट्स के अंदर। एग्जाम ऑफलाइन के अंदर दोस्तों इतना लिखोगे आपके हाथ भी नहीं रुकेंगे, इतना दोस्तों लिख पाओगे आप। ठीक है, तो चुनाव प्रणाली की बात करोगे, चुनाव प्रणाली की परिभाषा क्या होती है एंड प्रक्रिया क्या क्या प्रोसीजर है एंड चुनाव प्रणाली के क्या क्या प्रकार हैं। अभी मैंने आपको बताया ना, जैसे कि भारत के अंदर क्या है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगी वो जीत जाएगा। सेकंड है प्रोपोर्शनल, यानी कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ये सिस्टम ओनली भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में और राज्यसभा के इलेक्शन में इसको यूज़ किया जाता है। तो इनको मैं प्रोसीजर आपको समझा दूंगा। ठीक है, एंड इसमें जो क्वेश्चन आता है तो सिंपल इसमें आता है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एंड सामान्य जीत की प्रणाली, इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, प्रोपोर्शनल सिस्टम एंड फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसमें क्या डिफरेंस है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। एंड तो ये हो गया हमारा सेकंड यूनिट। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड। एंड जो थर्ड यूनिट हमारे पास है, सेकंड यूनिट में दोस्तों कोई सब पार्ट्स नहीं है, फर्स्ट वाले में सब पार्ट्स था। ठीक है, एंड थर्ड में देखते हैं, थर्ड में कोई सब पार्ट्स नहीं है, इसमें लिखा है पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, दल एवं दलीय व्यवस्था। इसमें हम ये देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि राजनीतिक दल का क्या मतलब होता है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है। हम साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि भारत के अंदर कितने सालों से या कितने राजनीतिक दलों का योगदान रहा है। जिसमें दोस्तों हम देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे पहली पार्टी बनकर उभरी है ना, इससे पहले कोई इतने बड़े लेवल पे कोई पार्टी नहीं थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। एंड उसके बाद जिसको हम अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के नाम से जाते हैं। अखिल भारतीय मतलब पूरे भारत की पार्टी, अखिल मतलब पूरे भारत की, ठीक है, संपूर्ण भारत की पार्टी। तो अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के नाम से कांग्रेस पार्टी बनी 1885 के अंदर, 1885 में 28 दिसंबर 200 दिन था उस दिन। और उसके बाद से ही सारी पार्टियाँ बननी स्टार्ट हुई, कम्युनिस्ट पार्टी हो गई है ना, एंड हिंदू महासभा हुई, फिर दोस्तों आगे चल के सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, जनसंघ, तमाम पार्टीज आने स्टार्ट हुई। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि पार्टी का कैसे उदय हुआ, इसमें समझेंगे हम। एंड जो हमारे पास ये हो गया हमारे पास टोटल थर्ड यूनिट का। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ यूनिट की। फोर्थ जो हमारे पास दोस्तों यूनिट है उसका नाम है नेशन एंड स्टेट। नेशन स्टेट, तो नेशन स्टेट का क्या मतलब होता है आपको ये पता होना चाहिए दोस्त। सबसे पहले हम इन दोनों वर्ड्स को अलग अलग समझेंगे। ठीक है, एंड इसमें मैंने आपको बता दिया इसमें क्या क्वेश्चन आता है। थर्ड वाले में जो क्वेश्चन आता है उठकर, भारत में राजनीतिक दलों का कैसे विकास हुआ है, इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, एक क्वेश्चन इस पर आ जाता है। ठीक है, यानी कि जो भारत की पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ है, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। एंड दोस्तों जो फोर्थ यूनिट है वो है नेशन स्टेट। और नेशन स्टेट में क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन मेनली इस पे पूछा जाता है। नेशन और स्टेट का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, और इनमें क्या डिफरेंस है। देखो, स्टेट का मतलब होता है एक राज्य, एक लोगों का समूह होता है जिसके अंदर लोग रहते हैं, और राज्य उन सभी लोगों जो उस राज्य में रह रहे हैं उन सभी को संचालित करता है, उनको रेगुलेट करता है बाय द मेकिंग ऑफ लॉ। स्टेट हम उसको ही कहते हैं, दैट मीन्स स्टेट उसी को कहा जाता है जिसके पास 4 एलिमेंट्स होते हैं। यानी कि उसके पास दोस्तों लैंड होनी चाहिए, भूमि, लैंड के ऊपर लोग, पॉपुलेशन रहनी चाहिए, गवर्नमेंट, पॉपुलेशन को रेगुलेट करने के लिए सरकार होनी चाहिए, और सरकार के पास पावर होनी चाहिए दोस्तों। उस पावर को कहते हैं हम पॉलिटिकल लैंग्वेज में सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है, संप्रभुता। क्या होना चाहिए दोस्तों, संप्रभुता होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए दोस्त, संप्रभुता होनी चाहिए। ठीक है, और दोस्तों इस तरीके से एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो भी हम टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे आप साथ ही साथ नोट्स भी एक तरीके से बनाते जाना अपना, ताकि आपको अपने तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो जिसके पास ये 4 एलिमेंट्स होंगे वो एक स्टेट कहलाएगा। संप्रभुता का मतलब होता है कि एक राज्य या कोई एक देश अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मामले में टोटली इंडिपेंडेंट है, यानी कि वो देश गुलाम नहीं है। भारत 1947 से पहले एक स्टेट था, है ना, यानी कि भारत के पास लैंड भी है, पॉपुलेशन भी है, गवर्नमेंट भी है, लेकिन भारत के पास ये चीज़ नहीं थी। भारत तो गुलाम था, सोवरेनिटी भारत के पास नहीं थी। लेकिन 1947 के बाद आफ्टर 1947 जब हम इंडिपेंडेंस हमें मिल गई तो हम एक सोवरेन स्टेट बन गए। तो जब से भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य कहा गया, ये दोस्तों भारत के प्रियमल में भी कहा गया है, प्रस्तावना संविधान के। क्लियर है, चलिए। एंड नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास वो है राष्ट्र। राष्ट्र का मतलब होता है जब एक देश के अंदर एक
एक जाति के लोग, एक ही धर्म के लोग, जिनका इतिहास एक हो, एक ही उनका भाषा हो, जो लंबे समय से उस देश के अंदर रहते चले आ रहे हों, उसको दोस्तों राष्ट्र कहा जाता है। तो भारत में दोस्तों एक यूनिटी के रूप में जानी जाती है भारत के अंदर दोस्तों, जिसमें हम सभी भारतीयों का एक ही धर्म मतलब से ये है कि हम भारत के अंदर भारतीयता धर्म एक ही बहुत लंबे समय से अपनाते आ रहे हैं, और जो हम सभी का एक ही इतिहास रहा है, ठीक है। तो ये है, लेकिन जो राष्ट्रवाद की या ये जो राष्ट्र की जो डेफिनेशन है यह चेंज हो गई है दोस्त। आज कहीं पे भी एक तरीके के धर्म नहीं मिलते किसी भी देश के अंदर, लेकिन नेशन की डेफिनेशन होती है कि एक देश के अंदर एक ही तरीके की धर्म रहना, एक ही जाति, एक ही कल्चर, एक ही लैंग्वेज, है ना, और लंबे समय से वो चले आ रहे हों और इसी कारण से वो एक दूसरे से बंधे हुए हों, तो इसको राष्ट्र कहा जाता है। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो आज ऐसा कोई कंट्री है जहाँ पे सिर्फ एक ही धर्म के लोग रहते हैं? मुश्किल से तो एक दो कंट्री मिल जाए, लेकिन ऐसा तो कोई है ही नहीं यार। इंडिया देखो, डाइवर्सिटी है यहाँ पे, ठीक है। तो राष्ट्र और राज्य में क्या अंतर होता है दोस्त, मैं आपको डीपली में पढ़ाऊंगा। बाकी जो जो चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं ऑलरेडी, मैंने उनकी लिंक नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आपको उनको आज से ही देखना स्टार्ट करना है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा 4th चैप्टर एंड जो 5th हमारे पास यूनिट है दोस्त, ये थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसके अंदर सब पॉइंट्स भी दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या इसके अंदर दोस्त। इसमें जेंडरिंग है, जेंडरिंग, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यानी कि इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेस हमें इसमें देखना है। डेट मीन्स लैंगिक तुलनात्मक राजनीति संस्थाएं और प्रक्रियाएं। जो लैंगिक जेंडर के बारे में, कि जेंडर का जो रेशियो है पुरुष और महिलाओं में, मेल और फीमेल में, कि किस तरीके से काफ़ी बैकवर्ड का दोस्त, यानी कि आप कह सकते हो कि काफ़ी हाशिए पर रखा गया महिलाओं को, और उनको राइट से काफ़ी मतलब कि रेस्ट्रिक्शन लगाया जाना, वंचित किया जाना। राइट टू वोट से भी दोस्तों काफ़ी सारे उनके पर रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। तो दोस्तों उनमें इक्वालिटीज़ की डिमांड करना, ये दोस्तों हम लैंगिक तुलनात्मक देखेंगे कि हमारे देश में ऐसा क्या है जो उस देश में नहीं है, उस देश में ऐसा क्या है जो हमारे देश में नहीं है, तुलना करके देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे जो चैप्टर 1 है इसमें यानी कि दोस्त यूनिट 5th के अंदर भी जो 2 पार्ट्स दिए गए हैं। तो पार्ट 1 जो है आपका है राजनीतिक प्रतिनिधित्व देखेंगे हम दोस्त। पॉलिटिकल पार्टीज़ या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी महिलाओं को उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है एज कम्पेयर टू पुरुष या मेल। जैसे कि हम बात करें पार्लियामेंट के अंदर या विधानसभा के अंदर, है ना, पॉलिटिक्स में उतना महिलाओं का दोस्त सक्रियता ना दिखाना या सक्रिय ना हो पाना एक दुर्भाग्य की बात है दोस्त। आज तक पार्लियामेंट से जो वुमेन रिजर्वेशन बिल भी पास नहीं हो पाया है, ताकि महिलाओं को भी हमारे पार्लियामेंट में दोस्त एक रिजर्वेशन मिल पाए। और महिलाओं को कैटेगरी का अगर दोस्त आएगा पार्लियामेंट के अंदर, तो एक आधे तबके का वो रिप्रेजेंट करेंगे पार्लियामेंट में, तो कानून बन पाएगा। महिलाओं के अगेंस्ट में दोस्तों जो होते रहते हैं ये डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह, वो रुक पाएगा, ठीक है। एंड सेकंड है संघर्ष एवं शांति में महिलाएं, इस पे दोस्तों हम बात करेंगे, ठीक है। तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करना है और वुमेन इन कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस पे बात करना है। तो सारे यूनिट्स दोस्तों ये हमारे हैं। एंड नेशन स्टेट में दोस्तों इसमें डिफरेंस पे क्वेश्चन आता है। इसमें क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में आ जाता है, यानी कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में एक क्वेश्चन आ जाता है, महिलाओं का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कितना है और किस हद तक ये अभी और इम्प्रूव हुआ है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस कुछ सालों से, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो दोस्त ये जो आपको मैंने बताया, ये हमारी पहली बुक, पहला पेपर जो है पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशंस इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, दोस्त ये हमारा हो जाता है कंप्लीट। क्लियर है, समझ में आ गया आपको? जो मैंने आपको बताया यही दोस्तों हमारा है सिलेबस, ठीक है। क्लियर है? तो पहला पेपर दैट मीन्स पहला बुक हमारा खत्म, ये चीज़ आपको पढ़ना है। एंड दोस्त अब हम आते हैं अपने सेकंड वाली बुक पे। सेकंड बुक का नाम है पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इसको हिंदी में कहते हैं भारत में सार्वजनिक नीति और प्रशासन। भारत में सार्वजनिक मतलब जो सभी के लिए, नीति मतलब पॉलिसी बनाई जाती है, बनाता कौन है? प्रशासन। प्रशासन मतलब सिस्टम, सिस्टम मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, IAS, है ना, IAS ऑफिसर, जो भी पूरे सरकारी नौकरी वाले या जो गवर्नमेंट को आप जोड़ लो इसमें, ठीक है, उन सबको हम प्रशासन कहते हैं, जो पॉलिसीज मेकिंग का काम करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास सेकंड पेपर है दैट मीन्स पब्लिक पॉलिसी, इसको हम शॉर्ट का नाम देते हैं PPAI, ठीक है दोस्त। मैं इसको बोलूँगा PPAI, तो शॉर्ट का नाम होगा थोड़ा कि हमें PPAI के अंदर यानी पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया के अंदर यानी PPAI के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, चलो हम आपको ये बताने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे इसका भी शॉर्ट नाम दे दो एक, तो आपके लिए इजी रहेगा। जैसे कि PP है ना, ICP, PPI है ना दोस्त, शॉर्ट नाम देते हैं PPICP, है ना दोस्तों, पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशंस इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। तो ये हमारा पहला हो गया, ये हमारा होगा दूसरा PPAI। चलिए दोस्तों अब हम PPAI की बात करते हैं। चलिए, हाँ जी,
ये रहा दोस्त PPAI का सिलेबस, ये आपको पढ़ना है। ये सारे आपके चैप्टर्स भी बता रहा हूँ मैं, और आपको हिंदी इंग्लिश में दोनों में आपको समझा देता हूँ एक बार। देखिए दोस्तों, जो सबसे पहला यूनिट है इसके अंदर 2 सब पार्ट्स भी दिए गए। इसका नाम है यह पब्लिक पॉलिसी, यानी कि लोक नीति का क्या मतलब होता है। लोक मतलब लोग, लोगों के लिए जो नीतियाँ बनाई जाती है सरकार के द्वारा समय समय पे, जैसे कि मनरेगा हो गया, शिक्षा की नीति हो गई, डिफेंस को लेकर, हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर दोस्त, सबकी जो भी नीति गवर्नमेंट बनाती है दोस्त, उसको ही लोक नीति कहा जाता है। लेकिन एक्चुअली में ये जो लोक नीति है, ये सरकार किस मोटिव से बनाती है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, किन उद्देश्यों को मन में रख के बनाया जाता है, इन सबको दोस्तों इसमें पढ़ेंगे हम। यानी कि इनकी डेफिनेशन क्या होती है, जो फर्स्ट पार्ट है इसका, यूनिट फर्स्ट का है, इसके दोस्तों फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, एंड इसके मॉडल्स कौन कौन से हैं, डैट मीन्स। एंड इसका जो सेकंड यूनिट है, यानी कि जो सेकंड पार्ट है फर्स्ट यूनिट का, पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस इन इंडिया, दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, है ना। भारत के अंदर पॉलिसी बनाने का क्या क्या प्रक्रिया है, कौन कौन सी प्रोसेस है, ये दोस्तों हमें देखना है। इसको हिंदी में आप देख सकते हो, लोक नीति, परिभाषाएं, विशेषताएं और मॉडल। एंड सेकंड में हमें देखना है आपको भारत में लोक नीति की प्रक्रियाएं, भारत में जो लोक नीतियाँ यानी कि लोगों की जो नीतियाँ बनाई जाती है उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है ना, किन नीतियों को हम अपनाते हैं बनाने के लिए। नेक्स्ट यूनिट दोस्तों हमारे पास है वो डिसेंट्रलाइजेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब होता है सेंट्रलाइजेशन, यानी कि सारी पावर एक के हाथ में दे देना, जो एक ही बंदा पूरे देश को चलाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं केंद्रीकरण। लेकिन यहाँ पे वी लगा हुआ है, विकेंद्रीकरण, दैट मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन, सारी पावर्स को एक हाथ में ना देकर अलग अलग बॉडीज में डिवाइड कर देना, यानी कि बांट देना। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़े, स्टेट गवर्नमेंट को थोड़े दोस्तों, लोकल गवर्नमेंट को, इसमें पंचायती राज व्यवस्था आती है, मुखिया वगैरह गाँव में देखा होगा आपने, ठीक है। तो तीनों लेवल पर क्या होता है, पावर्स को बांट देना, ताकि क्या होगा, गवर्नमेंट सही से चल भी पाएगी। इसको कहते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड यूनिट है, वो है हमारा बजट। बजट दोस्त काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बजट चैप्टर में से क्वेश्चन आता है। तो जैसे कि फर्स्ट वाला हम यूनिट देखते हैं, इसमें से क्वेश्चन जो आता है वो आता है लोक नीति के कौन कौन से मॉडल है, ये दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड में देखेंगे हम, तो भारत में लोक नीति की कौन कौन बनाने की प्रक्रिया क्या है दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभार आता है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं। इसका फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट पार्ट पूरा करना है बस आपको। एंड सेकंड यूनिट में दोस्त विकेंद्रीकरण है, एक क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, तो ये काफ़ी मस्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका डिसेंट्रलाइजेशन वाला। नेक्स्ट आपका थर्ड जो है दोस्त वो बजट है, और बजट के अंदर आपको पढ़ना है कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बजट। ये दोस्तों आपको नहीं पढ़ना, लेकिन मैं आपको वही बता रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बजट का सिग्निफिकेंस और बजट आप पढ़ लेते हो तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन दोस्तों जो क्वेश्चन जो आता है वो आता है बजट साइकिल इन इंडिया, ठीक है। एग्जाम के अंदर क्या आता है, भारत में बजट का चक्र क्या है, यानी कैसे दोस्तों पूरा, इसमें आपका सब कुछ कवर हो जाएगा बजट के चक्र में ही, ठीक है। एंड अगर दोस्तों अगर फुल टाइम है आपके पास तो आप स्टार्टिंग से ही पढ़ना, ताकि कंसेप्ट क्लियर होता चला जाए। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास विभिन्न दृष्टिकोण और बजट के प्रकार, ठीक है। डेट मीन्स क्या होता है, वेरियस अप्रोचेस एंड टाइप्स ऑफ बजटिंग, यानी कि बजट के कितने प्रकार के होते हैं, चाहे जैसे रेल बजट हो गया, एक आम बजट हो गया, अपने फरवरी में दोस्तों अभी बजट पेश हुआ था, सुना होगा आपने। और किस तरीके से प्रोसीजर क्या है बजट को पेश करने का, है ना दोस्त। भारत के वित्त मंत्री कैसे पेश करते हैं, उसको बनाने में दोस्त पिछले 6 महीने से ही लग जाते हैं, देन फरवरी में जाके बजट को पेश किया जाता है, तो 6 महीने से, है ना। तो ये आपका हो गया आपका थर्ड यूनिट के अंदर। फोर्थ यूनिट जो हमारा है वो है सिटीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इंटरफेस। इसमें क्या देखते हैं हम, इसमें देखते हैं पब्लिक सर्विस डिलीवरी इन इंडिया एंड पब्लिक ग्रीवेंस, जैसे कि RTI का नाम सुना होगा आपने, राइट टू इन्फॉर्मेशन, लोकपाल, सिटीजन्स करेक्टर एंड दोस्त ई गवर्नमेंट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये हम देखेंगे इसके अंदर। जैसे कि आपको मैं हिंदी में समझा देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए नागरिक और प्रशासन से संबंध क्या है, जैसे कि भारत में लोक सेवाएं वितरण क्या है ना, लोक सेवाओं कैसे वितरण किया गया है भारत के अंदर, कौन कौन सी सेवाएं हैं भारत में, एंड लोगों की शिकायतों को सोल्व करने के लिए कुछ यहाँ पे नियम और कानून भारत में बनाए गए हैं, जिसमें सबसे पहला RTI है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। हम दोस्तों राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत हम गवर्नमेंट से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। लोकपाल, लोकपाल के तहत दोस्तों करप्शन का बहुत बड़ा मामला है। एंड नागरिक अधिकार पत्र और ई प्रशासन, है ना, ई गवर्नेंस, कैसे काफ़ी गवर्न सिस्टम ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन होता जा रहा है, तो ये हमें देख रहे हैं दोस्त, ये हमारे टॉपिक्स है। एंड इसके बाद जो टॉपिक लास्ट का है वो आता है हमारे पास कौन सा, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ऐसा कौन सा काम है जिसमें सरकार सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही है, जैसे उसके हमें कंसेप्ट को बताना है और अप्रोचेस ऑफ सोशल वेलफेयर बताना है दोस्तों। इसके ऊपर अप्रोचेस क्वेश्चन आता है, इसमें दोस्तों RTI पे क्वेश्चन आता है और ई गवर्नेंस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए
और बजट में दोस्तों मैंने आपको बताया प्रोसीजर पूछा जाता है बजट के अंदर कि प्रोसीजर क्या होता है बजट बनने का, ये आपको बताऊंगा मैं। एंड सामाजिक कल्याण प्रशासन, इसमें दोस्त कोई क्वेश्चन इस दोनों में से नहीं आता, आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। टाइम हो तो भरपूर टाइम है तो आपको पढ़ना, वरना ये स्किप कर देना, क्वेश्चन नहीं आता इसमें से। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो है पेपर, पहले हम आपको हाँ अब यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों वापस हमने दोस्तों PPICP देख लिया हमने, यानी फर्स्ट पेपर, एंड PPAI यानी कि PPAI सेकंड पेपर भी देख लिया हमने। अब हम बात करते हैं थर्ड पेपर की। थर्ड पेपर है हमारा GP, ये तो छोटा सा ही है क्योंकि ग्लोबल पॉलिटिक्स नाम है इसका, वैश्विक राजनीति इसका नाम है। चलिए अब इसका सिलेबस देखते हैं हम जल्दी से फटाफट। इसमें जो सबसे पहला दोस्तों हमारा यूनिट है वो हमारा कौन सा है, वो है वैश्वीकरण। अवधारणाएं बताना है आपको, उसके परिप्रेक्ष्य बताना है, यानी दोस्तों वैश्वीकरण के क्या अवधारणा है। इस पे क्वेश्चन पिछले 2 साल पहले इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो इस बार रिपीट होने के चांसेस नहीं है अवधारणाएं पे, लेकिन वैश्वीकरण के आयाम पे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आए तो वैश्वीकरण की समझ और इसके विकल्प बताइए। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि जब एक देश की इकोनॉमी दुनिया के किसी दूसरे देश के साथ जुड़ जाती है और गुड्स एंड सर्विस, वस्तु और सेवाओं का लेन देन करती है बिना किसी रोक टोक के। मान लो इंडिया का सामान चाइना जा रहा है, चाइना का सामान इंडिया में आ रहा है बिना किसी रोक टोक के, तो दैट इज कॉल्ड वैश्वीकरण, दैट मीन्स ग्लोबलाइजेशन। तो ये हमारा फर्स्ट यूनिट है। एंड सेकंड यूनिट दोस्त मैं आपको जो बता रहा था काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है वैश्वीकरण का राजनीतिक आयाम, पॉलिटिकल डिबेट्स ऑन सोवरेनिटी एंड टेरिटरी। यानी कि आयाम मतलब सिंपल आप प्रकार समझ लो, आप है ना, डायमेंशन कहा जाता है ऐसे, आप टाइप समझ लो, ठीक है। यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन है काफ़ी टाइप्स में होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन या सोशल ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, इनके क्या क्या इम्पैक्ट पड़े, इन पे क्वेश्चन आता है इसके अंदर। एंड ये हो गया दोस्तों हमारा। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास है वह ग्लोबल इकोनॉमी, इट्स सिग्निफिकेंस एंड एंकर्स एज ए ग्लोबल पॉलिटिकल। इसमें दोस्तों बस आप सिंपल इस वाले जो सी वाला जो पॉइंट है इसमें सिर्फ आप ये याद कर लेना, IMF का क्या मतलब है और क्या काम है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, WTO और TNC। दोस्तों चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, इन चारों पे दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो चारों ही इंपॉर्टेंट है, कभी ये दोनों पूछा जाता है, कभी ये दोनों ना पूछे, कभी ये दोनों पूछा जाता है, तो कुछ भी पूछ लिया जाता है, तो आपको चारों कर लेना है दोस्तों। काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट है, आपने पढ़ा होगा IMF क्या है, लोन देने का काम करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए, जैसे कि जब एक देश किसी और देश का ट्रेड कर रहा है और ट्रेड में उसको घाटा हो गया व्यापार करने में, तो IMF लोन देता है, और वर्ल्ड बैंक लोन देता है उन देशों को उस चीज़ के लिए, जैसे कि बिजली, पानी, सड़क, इन सब के लिए लोन देता है। WTO दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड को प्रमोट करने के लिए WTO बना था 1948 के अंदर। एंड दोस्तों TNC मतलब होता है ट्रांस नेशनल कॉरपोरेशन, यानी जब एक देश के अंदर दोस्त कोई एक कंपनी है वो किसी और देश के अंदर जाके ट्रेड करती है, अपना दोस्तों वहाँ पे कंपनी खोलती है, इसको बोलते हैं ट्रांस नेशनल कॉरपोरेशन। इसको दोस्तों MNC भी कहा जाता है। MNC का ही एक एडवांस नाम है TNC, ठीक है। MNC मतलब मल्टीनेशनल कंपनी। मैं आपको समझाऊंगा ये सारे कंसेप्ट, पहले आपको मैं समझा दूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट तो ग्लोबलाइजेशन, इट्स कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस एंड ग्लोबल रेसिस्टेंस, ग्लोबल सोशल मूवमेंट एंड NGOs। दोस्तों काफ़ी सारे मूवमेंट चल रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के क्रिटिसाइज को लेकर कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है उसको लेकर, ठीक है। तो इसके पे क्वेश्चन आ जाता है। हिंदी वाले बच्चे भी देखते जाए भाई कहीं, क्योंकि मैं दोनों सब्जेक्ट को लेकर चल रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही। वैश्विक अर्थव्यवस्था, उसके क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ये आपको इसमें से एक क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। एंड जो मैंने आपको बताया ये भी IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन और पारदेशीय निकाय, ठीक है, TNC। नेक्स्ट आपके पास जो फोर्थ यूनिट था उसके अंदर आपको पढ़ना था वैश्वीकरण, इसके सांस्कृतिक, कल्चर और तकनीकी, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस क्या है, ये हमें देखना है। इस पर दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फोर्थ यूनिट आपके चैप्टर, यानी कि यूनिट फर्स्ट का जो आपका फोर्थ पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिफ्थ पार्ट के अंदर आपको सिर्फ NGOs के बारे में पढ़ना है, एंड जैसे कि सोशल वर्क फोरम SWF। दोस्तों एक ऐसा NGO है ये जो दुनिया भर के अंदर ग्लोबलाइजेशन का अपोज करता है, ठीक है। तो वैसे कौन कौन से आंदोलन चल रहे हैं इस पर ध्यान देना आपको, मैं उसको बता दूँगा इसमें, तो आपको सिर्फ उनको याद कर लेना, ठीक है दोस्तों। सेकंड यूनिट हमारे में क्या है पहले इसमें समझते हैं हम। सेकंड यूनिट दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा, क्योंकि इसके अंदर जो हमें देखना है सब पॉइंट्स है इसके अंदर। कौन कौन से पॉइंट है दोस्तों इसके अंदर सेकंड यूनिट के अंदर दोस्तों, ये देखिए इकोलॉजिकल इश्यूज, हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स एंड क्लाइमेट चेंजेस को लेकर दोस्तों कौन कौन से एग्रीमेंट्स हुए पड़े हैं इस पर दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है। जैसे पृथ्वी सम्मेलन हो गया एंड क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, इस पर दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है इस पर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। एंड दोस्तों प्रोलिफरेशंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ऐसे दोस्तों कौन से
एग्रीमेंट हुए हैं, संधि हुए हैं दोस्तों वेपन्स के लिए, जिसमें परमाणु हथियारों का प्रसार को लेकर, जिसमें एनपीटी हो गया, सीटीबीटी हो गया, है ना, एलटीबीटी हो गया, ये इनको आपको पढ़ना है इसके अंदर। एंड थर्ड जो हमारा पार्ट है वो है गैर राज्य अभिकर्ता और राज्य आतंकवाद के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, जिसमें आपने 9/11 का घटना सुना हुआ, ये दोस्तों आपको बताना है। फोर्थ माइग्रेशन है, प्रवासन करना। फिफ्थ है मानव सुरक्षा। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं आपको फिर से को बता देता हूँ शुरुआत से। फर्स्ट यूनिट के अंदर आपको ये देखना है ग्लोबलाइजेशन, फर्स्ट यूनिट हमारा पूरा है ये। सेकंड यूनिट दोस्तों हमारा ये पूरा है। थर्ड यूनिट है आपका ग्लोबल शिफ्ट, पावर एंड रिसोर्सेज गवर्नेंस। ठीक है, तो सिर्फ 3 यूनिट ही हैं दोस्तों ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर। तो फर्स्ट यूनिट ये है, यानी कि जो वैश्विक राजनीति हमारा बुक है उसमें आपको पहला फर्स्ट जो इकाई है फर्स्ट यूनिट में दोस्तों आपको ये पूरे 5 पार्ट दिए गए सब पॉइंट, तो काफ़ी बड़ा है भाई ये। ठीक है, एंड जो सेकंड यूनिट है आपका इसमें भी टोटल आपके 5 है पार्ट। एंड जो थर्ड यूनिट में दोस्त आपका सिंपल एक ही है, तो इसमें ज़्यादा नहीं दिएगा। ऊपर के दोस्तों आपने सारे कर लिए तो थर्ड यूनिट करने का काम भी नहीं बनेगा, उस ऊपर वाले में दोस्तों पास हो जाओगे आप। ठीक है, चलिए, तो ये भी हमारा हो गया। नेक्स्ट अब बचता है दोस्त हमारा, नेक्स्ट दोस्त हमारे पास है कौन सा, लेजिस्लेटिव प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स, विधायी आचरण और प्रक्रियाएं। चलिए दोस्तों इसमें देखते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। दोस्त यहाँ पे जो मैं स्लाइड्स ये आपको दिखा रहा हूँ इसको मैंने लिंक दे दिया नीचे डिस्क्रिप्शन में, आपको डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको सुविधा हो देखने के लिए कि अच्छा मेरे को इस टॉपिक में या इस पेपर में मुझे ये पढ़ना है। ठीक है, चलिए, बाकी मैंने आपको समझा ही दिया है यहाँ पे। हाँ, तो दोस्तों आप देखते हैं लेजिस्लेचर वाला, ठीक है, विधायी वाला, जिसपे सबसे पहला यूनिट है आपका पावर एंड फंक्शंस ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एंड डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है दोस्तों आपको, संसद, विधानसभाओं और स्थायी संस्थाओं के सदस्यों की शक्तियाँ एवं कार्य बताना है। पार्लियामेंट के क्या पावर्स है और क्या फंक्शंस है। विधानसभा, पार्लियामेंट में दोस्त जहाँ संसद बैठते हैं, विधानसभा जहाँ विधायक बैठते हैं। ठीक है, यानी कि एमपी यहाँ पे बैठते हैं, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ पे बैठते हैं एमएलए। ठीक है, सेकेंड यूनिट है दोस्त हमारा विधायी प्रक्रिया का समर्थन, है ना, सपोर्टिंग द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। इसका दोस्तों मटेरियल मार्केट में बहुत जल्दी नहीं मिलता। ठीक है, तो ऐसा पेपर है ये, पॉलिटी से हमारा काम बन जाएगा। एंड विधायी समितियाँ कौन कौन सी है ना, जैसे कि दोस्तों संसदीय समितियाँ हैं, काफ़ी सारी समितियाँ होती है जो कानून को पहले रिव्यू करने के, जैसे कोई बिल पास किया जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर, तो कभी कभार दोस्तों कुछ ऐसी बिल होती है जो काफ़ी मतलब सेंसिटिव बिल है और उसके ऊपर कभी संसदीय जो कमेटी है उनसे एक बार रिव्यू करवाना होता है कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है भाई। ठीक है, तो अपोजिशन के डिमांड पे ही इसको भेज दिया जाता है। तो ये संसदीय समितियाँ, जिसको विधायी समितियाँ भी कहा जाता है, वो जांच करते हैं। दोस्तों बजट इसके अंदर ही पढ़ना है आपको, प्लस हमने बजट अभी पहले भी देखा है दोस्तों, पहले भी हमने पढ़ा है बजट। ठीक है, तो वहाँ का आप वहाँ पढ़ लोगे दोस्तों, यहाँ भी काम आ जाएगा आपके। एंड फिफ्थ यूनिट आपका मीडिया, निगरानी और संचार में सहायता, यानी कि सहायक। तो दोस्तों ये हमारे टॉपिक हैं। सपोर्ट, बजट तो आपका हो ही गया। एंड फिफ्थ यूनिट है सपोर्ट इन मीडिया, मॉनिटरिंग एंड कम्युनिकेशन। दोस्तों इस तरीके से हमारा ये टॉपिक यहाँ पे होता है ख़त्म। दोस्तों इस तरीके से मैं आपको इन चारों बुक्स की, यानी कि इन चारों पेपर्स के बारे में समझा दिया कि कौन से बुक्स में और कौन से पेपर में आपको क्या पढ़ना है। आपको मैंने पूरे चैप्टर्स बता दिया है, चैप्टर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स दोस्तों मैंने ऑलमोस्ट सभी के बता दिए हैं आपको। एंड अब मैं दोस्त आपको ये बता दूँ कि आपको दोस्त एवरीडे 7 से 8, यानी कि दोस्त रात को 7 से 8 1 घंटे के दोस्तों PM पे, ठीक है, एक क्लासेस होगी दोस्त, उसके अंदर में हर एक दिन एक टॉपिक को समझाऊंगा। आपके दोस्तों एग्जाम से पहले सभी टॉपिक्स में कवर करवा दूंगा, ये दोस्तों मेरी गारंटी, आप टेंशन मत लेना। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। एंड सेकंड थिंग दोस्तों ये कि एग्जाम में लिखना कैसे है, हाउ टू राइट, ये दोस्त सबसे बड़ा पॉइंट है। आप कितना भी दोस्त कितनी भी चीज़ें पढ़ लो आप, लेकिन जब आपको इसका आंसर नहीं पता ना, आप लिख के आ जाओ दोस्तों। बंदे क्या करते हैं दोस्तों, मोटी मोटी बुक खरीद लेते हैं मार्केट से, है ना, बुक को पढ़ने लग जाते हैं। क्या फ़ायदा भाई मोटी बुक पढ़ने का, भेजिए में कोई घुसना भी तो चाहिए, तभी तो लिख कर आओगे आप। इसलिए दोस्त जो मैं आपको पढ़ाऊंगा सिंपल आप उतना ही पढ़ना, ताकि आप कंफ्यूज भी ना हो। और एग्जाम में कैसे लिख कर आना है दोस्त, मैंने एक वीडियो बना रखी है, आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा आप उस वीडियो को देख लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है। ठीक है, ये वाली दोस्तों वीडियो है, जाओ नीचे जाके देख लो इसको आप। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके दोस्त वीडियो को देखते रहें और इस वीडियो को सभी जगह शेयर करें, ताकि सभी को पता है कि DU और SOL की और NCBF की रेगुलर की सभी क्लास दोस्तों स्टार्ट हो गई है। इस चैनल पर दोस्तों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा, 1 रुपये भी दोस्तों फीस नहीं लिया जाएगा आपसे। चलिए ठीक है दोस्त, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। दोस्त वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ शेयर करके एक बार इसको लाइक करना, ताकि मेरा एक मोटिवेशन इंक्रीज़ हो और आपके लिए ऐसी वीडियोज़ रोज़ाना बनाता रहूँ। चलिए मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।